नमस्कार दोस्तों। मैं ये कहानी आपको जो है हरियाणा के हिसारपुर गांव की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि गांव प्रधानपुरा की है। वहां पे दो पति पत्नी रहते थे। इनका पिता का नाम जो जो दंपति है उनका नाम रामप्रीत रहता है और उनकी पत्नी का नाम गौरी रहता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत ही हिल मिल के और बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं। और शादी के काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी इनको कोई बच्चा नहीं होता है, तो ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। काश कोई बच्चा हो जाए तो एक घर में किलकारी गूंजेगी और अच्छा से घर दंपति का जीवन अच्छा से चलेगा और कोई बोलने चालने वाला और खिलाने वाला बच्चा हो जाए। ये काफ़ी साल बीतने के बाद भी बच्चा नहीं होता है। वो सोचते हैं कोई लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कम से कम अच्छा रहेगा। काफ़ी साल बीतने के बाद भी कोई बच्चा इनको नहीं होता है दोस्तों। फिर कहीं से एक इनको बताते हैं कि ये लोग कहीं पे एक बहुत ही अच्छा वैद्य होता है, वो वैद्य इन लोगों को दवाई अगर दे दे तो ये सही हो जाएंगे। तो कुछ गांव के लोग उनसे बताते हैं, गांव के लोग होते हैं, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे और कुछ जड़ी बूटियाँ वो देता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से इलाज करता है। तो कहता है कि तुम लोग की गोद भर जाएगी और तुम्हारे बच्चा होगा। तो बाद पे दोनों बहुत खुश होते हैं और घर आते हैं, उनकी दवाई का सेवन करते हैं और 5-6 महीना बाद इनको खुशखबरी मिलती है कि इनके पेट में गौरी के पेट में कुछ बच्चा है। तो बहुत ही खुश होती है दोस्तों। और वो अपने पति से कहती है कि चलो मेरे भगवान ने सुन ली। और फिर वो एक बच्ची का जन्म देते हैं जिनका नाम जो है जिसका नाम जो है खुशबू होता है। अब वो खुशबू का नाम रखते हैं और बड़े खुश रहते हैं कि हम लोग इसका लालन पोषण अच्छे से करेंगे। और बड़े ही प्यार से वो बच्ची को पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक रखते हैं। बच्चे भी पढ़ने लायक हो जाती है, उसको पढ़ाई के लिए भेजते भी हैं। और फिर दोस्तों होता क्या है कि एक दिन गौरी को पता चलता है कि उसको कहीं पे जीभ के नीचे एक हल्का सा दाना निकला हुआ है। वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है और उससे वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और धीरे धीरे वो कैंसर बनते बनते वो बहुत बड़ा कैंसर हो जाता है वही। और उसके बाद वो कुछ दिन बाद गौरी जो है तड़प तड़प के मर जाती है और कहती है मैं जी नहीं पाऊंगी अपने पति से, और तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। और मर जाती है। मरने के कुछ ही दिन बाद दोस्तों वो बहुत ही उदास रामपीड़ित रहने लगता है। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरह कैसे क्या करूं, कैसे क्या होगा। फिर वो बच्ची 16 साल की हो जाती है, 16-17 साल की। तो वो खाना बना के इनको दे ही देती है और ये सोचते हैं कि मुझे चलो खाना पीना मिल ही जाता है और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी के लिए। घर पे आता हूँ तो बढ़िया खाना पीना मिल जाता है, आराम से सो जाता हूँ, मैं काम पे निकल जाता हूँ। तो एक दिन गांव में जाते हैं तो कुछ लोग इनको समझाते हैं, अरे रामप्रीत, तुम्हारे एक ही बच्ची है, तुम कोई दूसरी शादी कर लो, क्योंकि जो है दूसरी शादी कर लोगे तो तुम्हारा सहारा हो जाएगा। और रही बात कि ये बेटी एक दिन तुम्हारे घर से चली जाएगी तो तुम अकेले हो जाओगे, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, तुम जो है परेशान हो जाओगे। और लड़की वैसे भी पराया धन होती है, किसी न किसी दिन ये चली ही जाएगी, उसको तुमको हाथ पीले ही करने पड़ेंगे। और जब ये अपने पति के घर चली जाएगी तो वो जब कहेगा तभी आ पाएगी, ऐसे बाई चांस नहीं आने देगा तो तुम क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो कहता है कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। तो उसके दिमाग में ये बात पकने लगती है कि बात तो गांव वाले सही कह रहे हैं। एक दिन ऐसा हो भी सकता है कि इसको मैं विदा कर दूं और ये मेरे पास ना आए, और तो फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे खाने पीने का और कोई भी बोलने चालने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो वाकई मुझे शादी कर लेना चाहिए। तो उसके दिमाग में ये बात पनपती है। फिर वो घर में जाता है, सोचता है कि हाँ मैं बात चलाता हूँ, मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। तो ये बात जो है उसकी लड़की जो है, जो खुशबू होती है, वो सुन लेती है। फिर खुशबू उसको और स्कूल का नाम उसका रीना रहता है, ऐसे खुशबू खुशबू उसको बुलाते हैं। तो रीना ये बात सुन लेती है तो उसको ये बहुत ख़राब लगता है कि मेरे पिता जो है दूसरी शादी कर लेंगे तो मेरी जो है एक सौतेली माँ हो जाएगी
और मुझे प्रताड़ना करेगी, मारेगी, पीटेगी, गाली गलौज बकेगी। और जो मुझे प्यार करते हैं पापा, और जो मेरे बेहिसाब खर्चे जो भी होते हैं पूरा करते हैं, फिर एक दिन सब पे लगाम लग जाएगी और वो मेरे घर पे राज करेगी। उसके दिमाग में ये जब बात ही आती है, तो अपने ही दोस्त जो होती है उससे, उसका नाम गीता होता है, उससे बात शेयर करती है कि देखो गीता, मेरा जो पापा है वो दूसरी शादी करने के लिए कहता है, और मेरे यहाँ बहुत ही ज़मीन जायदाद है। ये एक दिन किसी न किसी दिन के जब शादी मान ले आएगा तो हम लोग को भूल जाएगा, और उसके जो बच्चे होंगे सब उसके नाम कर देगा, हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो गीता कहती है ये बात तो सही है, एक दिन तुम्हारी शादी कर देगी, तुम अपने घर चली जाओगी, फिर उनके हिस्से पे तुम्हारा कोई अधिकार थोड़ी है, वो तो अधिकार उनके बच्चों पे है। जब वो शादी कर लेंगे तो उनके बच्चे होंगे, तो वो सारा जमीन जायदाद वो लेंगे, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कहता है अच्छा बताओ गीता, ये कैसे हो सकता है कि सब मेरा मुझे मिल जाए और सब मेरा हो जाए। कहता है एक ही हो जा सकता है कि देखो, अगर कोई आदमी है तो उसे क्या चाहिए, खाने के लिए तुम उसे दे ही बना के दे ही देती हो, काम धंधा वो करता ही है। औरत को औरत क्यों चाहता है, क्योंकि उसको रात को भूख मिटानी होती है जिस्म की, और उसकी जो आग लगी होती है शरीर में, वो उसी पे भूख मिटाता है। तो वो सोचता है किसी तरीके से मेरी बीवी मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसकी जगह वो काम तुम पूरा कर दो, तुम्हारी सौतोली माँ भी नहीं आएगी, और सारा तुम्हारा ज़मीन जायदाद भी तुमको मिल जाएगा, और सब तुम्हारा हो जाएगा, और तुमको सौतेली माँ भी नहीं आएगी, और तुम्हें डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं, और कुछ करेगी भी नहीं, और सब राज तुम्हारा ही होगा। ये बात सुन के जो है रीना के मन में ये बात ख्याल आता है कि आखिर कैसे क्या करूं कि मेरा बाप जो है मेरी तरफ आकर्षित हो। तो वो गीता से कहती है कि तो मैं करूं क्या। कहते हैं कि अरे कोई भी बात हो, तुम ऐसा करो कि तुम छोटे छोटे कपड़े पहना करो, और कोशिश किया करो कि अपना जो सीना है वो अपने बाप के सामने जो है दिखा दिया करो, और अंदर तक जो है झलकता हुआ कपड़ा पहना करो। और जब तुम्हारा बाप तुमको जब देखेगा तो समझ लो कि कुछ ना कुछ उसके मन में पनपेगा। तो ये कहती है कि ठीक है। वो क्या करती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, और जो है पूरी कोशिश करती है कि अपनी पूरा सीना छाती उसको दिखाए, लेकिन वो मुंह फेर लेता है, इधर उधर देखने लगता है, तो सामने देखता नहीं है। तो वो कहती है कि गीता, वो मेरा पिता तो मेरे तरफ देखता ही नहीं, मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। तो वो कहता है कि देखो परेशान मत हो, तुम जो है एक अब की बार खाना बनाना, और खाना बना के अपने पिता के पास चले जाना, और कह देना मुझे डर लगता है, मैं तुम्हारे पास सोऊंगी, और वहीं जाके सो जाना। तो कहती है, उसको भी शर्म लगती है कि ऐसे मैं कैसे चले जाऊं, बाप मेरा गुस्सा ना हो जाए। तो वो भी खाना पीना सब बनाती है, बनाने के बाद बर्तन वर्तन मांजती है, सोने की कोशिश करती है, पर बाप जो है उठ के चला जाता है, कहता है ठीक है सो, मैं बाहर जाता हूँ, और फिर वो बाहर अपना बिस्तर बिछा के सो जाता है। तो ये भी दाल नहीं गलती है। तो वो गीता से कहता है कि देखो मेरा बाप जो है ये भी काम में असमर्थ रही, मेरा बाप जो है दूर चला गया। तो कहती है कि अरे कोई परेशान ना हो, कोई परवाह आने दो, उसमें जरूर जरूर पे। फिर वो क्या करती हैं कि इनके पिता का जन्मदिन रहता है, और जन्मदिन में सारे ढेर सारे इनको केक, पेस्ट्री, समोसा सब दुनिया का बना के लाता है, उसका बाप बनवा के लाता है, और कहता है देखो बेटी कितना अच्छा अच्छा गिफ्ट लाए हो। तो उस पर ये कहते हैं पापा आज मैं आपको भी गिफ्ट बहुत अच्छा दूंगी, जो कि आप हमेशा याद रखेंगे। इससे बाप समझ नहीं पाता है कि क्या कह रही है। फिर बाद में सब काटती ओढ़ती है केक है, और अच्छे से खिलाती है। बाद में वो एक हल्का सा टॉवेल पहन के बाप के सामने आ जाती है, और उसको हल्के से खोल के गिरा देती है, और गिराने के बाद ऐसा लगता है जैसे अनजान में गिर गया, और फिर देख के वो सन्न हो जाता है उसका बाप, फिर बोलता नहीं है, वो बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद इसके मन में होता है कुछ ना कुछ कि मेरा बाप मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है। फिर एक दिन वो खाना बनाती है, बनाने के बाद जो है अपने पिता के रूम में ले जाती है, और खाना वाना खिलाने के बाद कहती है पिताजी मुझे भी नींद आ रही है, और मुझे बाहर डर लग रहा है, मैं आपके पास ही सोऊंगी। इस पे जो है पिता कहता है ठीक है बेटी सो जाओ।
उसके बाद फिर वो क्या करती है कि आधे तन से कपड़ा उतार देती है और बाप से लिपट जाती है। उसके बाद पिता जो है फिर कुछ समझ नहीं पाता है और फिर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और बनाने के बाद फिर इन दोनों में एक दूसरे से शारीरिक बनाने वाली बात हो जाती है। और फिर उसका पिता फिर धीरे धीरे बाहर जो फ़ोन पे बातें करता है वो भी बंद कर देता है और वो शाम को आता है और खाना पीना खा के और फिर इन दोनों में वही कहानी शुरू हो जाती है। ये ऐसे काफ़ी दिन चलता रहता है। फिर वो समझ नहीं पाते हैं दोस्तों कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर काफ़ी दिन ऐसे ही करते 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 जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो रीना होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर पिताजी जो है उसको देखते हैं तो उसका पेट बाहर निकलने लगता है। तो पिताजी से कहते हैं, देखिए पिताजी मेरा पेट बाहर निकल रहा है। तो वो कहता है कि लगता है कोई डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बता देता है कि इसका जो है पेट में बच्चा है और इसको जो है तो कहता है कि इसको अबॉर्शन करवाने के लिए लगता है मुझे पड़ेगा, जो पैसा बताओ मैं दे दूँ। तो डॉक्टर कहता है ठीक है ले आना, अबॉर्शन करवा देते हैं। लेकिन ये लड़की अबॉर्शन करवाने को तैयार नहीं रहती है क्योंकि इसके दिमाग में दूसरी बात चलती रहती है। इससे बाप को गुस्सा आ जाता है और थोड़ा सा झटका दे देता है, तब तक ये गिर जाती है और गिरने के बाद फिर इसके पेट में चोट लग जाती है। और चोट लगने के बाद फिर वो बहुत चिल्लाती है और चिल्लाने के बाद बाप जो है उसको लेके जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है उसका कहता है कि बच्चा तो पेट में ही मर गया, इसका अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। और अबॉर्शन करता है और करने के बाद जो है वो हमें बाप से बहुत गुस्सा रहती है कि इसकी वजह से अबॉर्शन हो गया, अब ये अपनी मनमानी करेगा और मेरी दूसरी माँ लाएगा। तो इसकी वजह से वो लड़की सोचती है कि क्यों ना इसे भी फंसा दिया जाए, क्योंकि न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। वो जो है अपनी सारी बात उस डॉक्टर से बता देती है और डॉक्टर से कह देती है कि ये जो बच्चा है ये मेरे बाप का ही है और इसको कोई और नहीं मारा है मुझे, मेरे बाप ने मुझे धक्का दिया है और ये बच्चा उसी का है और मेरे साथ मेरे बदतमीजी करता है मेरा बाप और उसी के करने पे मेरा यह हाल हुआ है। तो इस बात पे पुलिस ये फ़ोन कर देते हैं पुलिस को। पुलिस आती है और उससे पूछताछ करती है। पूछने के बाद वो कहती है कि मेरे बाप ज़बरदस्ती मेरे साथ यह क्रिया करता था और मुझे यहाँ तक ले आया स्टेज पे, मरने की स्टेज पे। इस बात पे जो है पुलिस आती है और रामप्रीत जी को पकड़ के जेल में बंद कर देती है और फिर ये आराम से रीना रहने लगती है। फिर ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, हमें तो ये पता चला है कि एक लड़की हो के अपने बाप को ही जेल पहुंचा देती है तो बहुत गलत बात है। पहली चीज़ तो रामप्रीत खुद ही भागा भागा फिर रहा था, इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन कहते हैं कि औरत जो न कराए थोड़ा है, अगर उसने ये बात उसके दिमाग में गलत आई तो उसमें उसका बाप इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन आखिर उसे जेल जाना पड़ा और उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। वही मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ हो तो 10 बार सोचना चाहिए, गलत चीज़ गलत ही होता है। अगर वो पहले से ये इरादे जान जाता तो इसकी शादी वो ना कर देता, खुद वो चक्कर में क्यों पड़ जाता। लेकिन उसके इरादे नहीं जान पाया और उसके बहकावे में आ गया और गलत धंधा कर बैठा और इसकी वजह से वो जेल गया। तो यही सीख मिलती है दोस्तों कि जो भी हो सही काम करे और अपने विवेक का काम करे, अपने दिमाग का काम करे। और कोई गलत हो रहा है तो उसको जो है सबसे विरोध करना चाहिए, ना कि उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि आदमी को अपनी समझ बूझ अपने साथ रखनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, अपना दिमाग भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट करने का नतीजा ही यही हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा और जेल में अब वो ज़िंदगी भर चक्की पीसेगा और ये पूरा घर बर्बाद हो गया। तो दोस्तों आप लोग कहानी कैसी लगी, अच्छी हो तो शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बाकी नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।